आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मागणी। दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर, और चैप्टर नंबर था अपना 4। और आज हम उस चैप्टर को पूरा करके रहेंगे। 3 वीडियोस हो गए उस चैप्टर के, चले जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्योंकि खनिज वाला चैप्टर था तो थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ाना था और थोड़ा धीरे धीरे हम चल रहे थे जानबूझ के। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। कोयला हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, लोहा और कोयला, पेट्रोलियम, 3 तो हमें मतलब नींदों में भी कोई पूछ ले पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, लोहा कहाँ पाया जाता है, 3 क्षेत्र तो हमें याद होने चाहिए। अच्छा, आप मुझे अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बिना देखे बताना है कि भारत में लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र कहाँ है। जो चीज़ें स्पेशल होती है ना वही पूछी जाती है। लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र हमारे इंडिया में थोड़े कम है, तो आप बताइए लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है। देखना मत ना कल वाले लेक्चर में, वैसे ही बताना आपको, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा मुख्य साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों में कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु के रूप में काम करती हैं। तो पेट्रोल भी काम करता है, और पेट्रोल जब बनाते हैं तो उससे जो मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है उसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो भी बहुत सारे उद्योगों में काम में आते हैं, ठीक है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल की संरचनाओं में उपस्थित है। जैसे कि हमने कोयला भी 2 प्रकार का पढ़ा था, गोंडवाना युगीन और टर्शियरी युगीन। तो कोयला हमारे इंडिया में 98% गोंडवाना युगीन पाया जाता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है वह टर्शियरी काल के शैलों में ज़्यादा पाया जाता है। अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन अपनदी और गुंबदों वाले प्रदेश में यह वहाँ पर पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। मतलब अपनति और अभिनति क्या होती है दोस्तों, कि ऐसे वाली जब संरचनाएं चट्टानों में पाई जाती है तो ये जो नीचे वाला खड्डा होता है इसे तो बोलते हैं अपनति, और इसे बोलते हैं अभिनति। और ये जो पूरी संरचना होती है इसे घुमावदार, इसे बोलते हैं लहर। लहर नहीं, सॉरी, वलन, वलन, है ना। तो इन संरचनाओं में यह ज़्यादा पाया जाता है उद्वलन के शीर्ष पर। अब जैसे अपनति और अभिनति हमने बताई, तो अपनति और अभिनति में ये कह रहा है इस शीर्ष वाले क्षेत्र में पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। तेल धारक परत सरंध्र, चूना और या बालूदार होता है। मतलब जहाँ पे तेल पाया जाता है ना वो परत या तो चूनेदार होगी या बालूदार होगी, जिसमें तेल प्रवाहित हो सके। तेल पानी की तरह बहता है ना, तो सॉफ्ट चट्टानों में ही बह पाएगा तेल। मध्यवर्ती असंत्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। बीच में पाई जाती है उनके गाढ़ी परतें, जो कि तेल को ना तो पृथ्वी के अंदर जाने देती है और ना ही पृथ्वी से बाहर आने देती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच में भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है, और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। तो सबसे जो नीचे पाया जाता है वो है कोयला, फिर पाया जाता है पेट्रोल, और प्राकृतिक गैस पेट्रोल से भी ऊपर पाई जाती है। जहाँ पे प्राकृतिक गैस मिलती है वहाँ संभावना हो जाती है कि अब यहाँ पे पेट्रोलियम भी मिलने वाला है। अगर भारत में क्षेत्र देखें तो मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख 3 पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। 3 ही याद रखने हैं। मुंबई हाई मतलब मुंबई के जो समुद्र वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं मुंबई हाई, समुद्र के अंदर ही है वैसे ये। गुजरात और पेट्रोल। भारत के मानचित्र में तीनों प्रमुख अपतटीय क्षेत्रों, तेल क्षेत्रों को चिन्हित करें। अपतटीय मतलब जो समुद्र के किनारे स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो गुजरात में जो तेल क्षेत्र है वह है अंकलेश्वर। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों असम में हमारे तेल की खोज की गई थी अंग्रेजों के ज़माने में, 1800 में अंग्रेजों तेल की खोज की गई थी। और असम के क्षेत्र का नाम है डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान हुगरीजन। इस प्रकार राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों इनमें से ना मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन तो आते ही है, जैसे कि हम बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे होते हैं तो डिगबोई पता नहीं न जाने कितनी बार पूछा गया है, नाहरकटिया कितनी बार पूछा गया है। जब मैंने सबसे पहले मेंस दी थी ना 2016 वाली, नहीं हाँ 16 वाली में आया था या फिर 13 वाली में आया था। 13 वाली मेरी दीदी ने दी थी। 13 वाली मेंस में ना रिटर्न पेपर में आया था मतलब हुगरीजन मोरान, सिर्फ ये लिखा हुआ था हुगरीजन मोरान, और 2 नंबर का क्वेश्चन था और इस पे हमको कुछ लिखना था। अब यार हुगरीजन मोरान उस टाइम पे तैयारी शुरू ही करी थी, तो ऐसे के नाम तो यार 100% सुना हुआ है, पर ये है क्या ये नहीं याद आ रहा था। जब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, जब तक हम मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं ना, उस टाइम पे ना मतलब ऐसे कि यार हुगरीजन मोरान बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मोरान हुगरीजन पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है ना। तो याद कब आएगा, जब हम लगातार 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 रिवीजन करेंगे। तो एक बार मैं आपको मैप में ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ।
ये देखो, सबसे पहले तो हम कोयले का बेल्ट पढ़ रहे थे। ये देखो, कोयला उत्पादक क्षेत्र देखिए आप। सबसे पहले तो जो ब्लैक कलर का ये त्रिभुज बनाया हुआ है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ये देखो, ओडिशा का तलचर, छत्तीसगढ़ का कोरबा, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली, और ये झारखंड के बोकारो, रानीगंज और झरिया, है ना। तो हमारे तो 4 ही दिए थे, बोकारो, रानीगंज, झरिया और सिंगरौली। लेकिन कोरबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और तलचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। इसके बाद में यहाँ भी कोयला पाया जाता है। यहाँ पे लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता था, है ना। इसमें अपनी किताब में थोड़ा सा कम लिखा, इसमें लिखा हुआ जंजी, नजीरा, माकूम, है ना। ये असम के क्षेत्र है। असम में लिग्नाइट प्रकार का कोयला, जैसे तमिलनाडु में लिग्नाइट मैंने खुद ने ही उत्तर दे दिया। तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, वैसे ही असम में भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। इसमें जंजी, नजीरा, ये देखो नाम भी आपको दिख रहे होंगे, और माकूम, ये कोयला क्षेत्र है अपने। इसके अलावा देखो, तमिलनाडु में नवेली कोयला क्षेत्र, जो मैंने बोला था लिग्नाइट के लिए महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है नवेली कोयला क्षेत्र। अब तेल क्षेत्रों की बात करें तो एक सिंगरैनी है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। सिंगरैनी, सिंगरौली तो मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। बहुत बार पूछे जाते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम तेल क्षेत्रों की बात करें, अब तक हमारे जितने भी तेल क्षेत्र खोजे गए हैं राजस्थान के अलावा, अब तो राजस्थान में भी खोज लिए गए सारे अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय मतलब जो तटों के किनारे पाए जाते हैं। जैसे मुंबई के 2 हैं, मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र, ये दोनों मुंबई के ही हैं, ये पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर। गुजरात के देखो अंकलेश्वर और हजीरा, इसके अलावा कलोल, वडोदरा, इनमें भी तेल पाया जाता है। ये झाबुआ में भी तेल पाया जाता है। यहाँ से देखो इस तरह से भेजा जाता है तेल। ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज और पाइपलाइन बनी हुई है, इस तरह से तेल पूरे देश में भेजा जाता है। और इस तरफ हमने पढ़ा नाहरकटिया, हुगरीजन, मोरान, है ना। ये देखो, ये असम में नाहरकटिया, हुगरीजन, मोरान, ये और डिगबोई सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। इनमें क्या पाया जाता है, तेल क्षेत्र पाया जाता है। और तेल क्षेत्रों के आसपास से दोस्तों गैस पाई जाती है ना। तो देखो, जहाँ तेल, रेड कलर वाले निशान तेल के हैं और ये ग्रे कलर वाला निशान गैस का है। तो जहाँ भी तेल क्षेत्र है ना, वहाँ पे अपनी गैस भी पाई जाती है थोड़ी बहुत। राजस्थान में भी बना रखा है, इसने नाम नहीं लिखा। राजस्थान में भी तेल भी पाया जाता है और गैस भी पाई जाती है, ठीक है, अपने बाड़मेर और जैसलमेर में। अब हम प्राकृतिक गैस पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ ही पाई जाती है। जब यह कच्चे माल को सतह पर लाया जाता है और यह मुक्त हो जाता है तो इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली के क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में हीटिंग के उद्देश्य से, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में, और परिवहन ईंधन के रूप में, और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD नेटवर्क के विस्तार के साथ ही प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन मतलब CNG, और घरों में खाना पकाने वाला LPG दोनों गैसों के रूप में उभर कर आया है। तो मतलब गैस के बहुत सारे उपयोग है। तो ईंधन के रूप में हम CNG को उपयोग करते हैं, पेट्रोल के रूप में हम LPG को उपयोग करते हैं। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर गोदावरी बेसिन और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज की गई है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसको KG बेसिन भी बोलते हैं, यहाँ पे भी पेट्रोल और गैस दोनों की खोज की गई है। तो गैस क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो वही लिख देना आप, मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, एक अंकलेश्वर वाला क्षेत्र है, और एक राजस्थान में, और एक KG बेसिन, है ना। इतना लिख दोगे तो घना हो जाएगा, ठीक है। अब भारत में ऊर्जा संसाधन, अब हम पढ़ेंगे कि नए तरह के जो खोज की गई है। अभी गैस में थोड़ा सा रह गया, ये कुछ और भी बता रहा है। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों में जोड़ा है। तो गैस ले जाई कैसे जाती है दोस्तों, पाइपलाइन के द्वारा ले जाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है, बहुत बार पूछा जाता है, HVJ पाइपलाइन है ना, कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, हजीरापुर, विजयपुर और जगदीशपुर। जो मुंबई हाई में गैस निकलती है वहाँ, उसको देश के विभिन्न क्षेत्रों से इसने ले जाके जोड़ दिया है। पश्चिमी भारत में और उत्तरी भारत में इससे गैस ले जाई जाती है इस पाइपलाइन के द्वारा। इन गैस पाइपलाइनों को भारतीय गैस बाजार के विकास को गति दी है, और कुल मिलाकर भारत के गैस के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों
के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक कर दिया। मतलब 1700 किलोमीटर तो ये एक लाइन बनाई है। फिर इससे विभिन्न शहरों में पहुंचाने के लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बना दी गई हैं। तो अगर हम देखें गैस पाइपलाइनों का विस्तार 18,500 किलोमीटर तक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी गैस स्रोतों उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से भी अधिक तक पहुंचाने की संभावना है। तो गैस के क्षेत्र में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब है विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत, जैसे मैंने कहा ना, हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज में भी एक विद्युत मानी जाती है। हर देश के लिए विद्युत बड़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक तो प्रवाहित जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है और एक बार उत्पन्न होने के बाद में यह विद्युत जैसी ही हो जाती है। तो एक तो पानी से हम टरबाइन घुमाते हैं और उस तरह से विद्युत उत्पन्न की जाती है, और दूसरा पेट्रोल, गैस ये जलाकर उसकी ऊष्मा भाप से हम टरबाइन घुमाते हैं और फिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस तरह की विद्युत को ताप विद्युत बोलते हैं। ठीक है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगर जल बहुत तेज बह रहा है तो वहाँ भी टरबाइन लगा दी जाती है और उससे जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम जल विद्युत बोलते हैं। यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब वो खत्म तो होता ही नहीं है, पानी बहता रहेगा, हम टरबाइन लगा देते हैं और विद्युत बनती रहती है। इसलिए इसे नवीकरणीय योग्य मतलब पुनः जिसका निर्माण हो सकता है, वैसे विद्युत। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जैसे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है ना, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं में पानी बहुत तेज गति से बहता है या फिर ऊपर से नीचे गिरता है, वहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं और वहाँ पे जल विद्युत बनाने की संभावनाएं बड़ी बढ़ जाती हैं। जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ताप विद्युत किसे कहते हैं? जो जलाकर किसी चीज को प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। यह अनवीकरणीय विद्युत होगी ताप विद्युत। क्यों? क्योंकि कोयला एक बार जल जाए तो ऐसे तो है नहीं उसे फिर से जला लिया जाएगा। पेट्रोल खत्म हो गया तो ऐसे तो है नहीं हम बना लेंगे, वो तो प्रकृति बना के देती है हमें। तो इनसे जो विद्युत बनती है ना, उनमें नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। जबकि हम जल विद्युत वगैरह से बनाते हैं तो उसमें जल लगातार बहता रहता है, उसमें हमारा नुकसान नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, अनवीकरणीय योग्य साधनों पर जोर देते हैं। ठीक है, विद्युत बनाने के। गैर परंपरागत ऊर्जा के अब तक हमने सारे परंपरागत संसाधन पढ़े, अब हम जोर देते हैं गैर परंपरागत संसाधनों की तरफ, है ना, कि जो कि हम नए संसाधन हैं ऊर्जा बनाने के। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया, और गैस व तेल की बढ़ती कीमतों से इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है, और ये ऊर्जा के संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों, परंपरागत संसाधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस हम यूज़ कर रहे थे, वो सब क्या है, मतलब देश बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, उन पे संसाधन बहुत कम है ना। तो एक तो संसाधन हमने कम हो गए हमारे पास में, दूसरा कि अगर ख़त्म हो गया कोयला, पेट्रोल, तो हम क्या करेंगे, फिर बिना बिजली के रह जाएंगे। तीसरा कि इनसे ना पॉल्यूशन बहुत होता है, कोयला जलाने से धुआं निकलती है, पेट्रोल जलाने से धुआं निकलती है, तो पर्यावरण भी पोल्यूटेड हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इनके विकल्प की ज़रूरत थी, और हमने ढूंढे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, है ना, जो पर्यावरण पे बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं और जिनके ख़त्म होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, तो जिससे हम हमेशा बिजली बनाते रहेंगे। ऐसे ऊर्जा संसाधनों में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। तो सूर्य से जो बिजली बनाई जाती है, पवन से बिजली बनाई जाती है, जो ज्वार भाटा आता है उस टाइम जो बिजली बनाई जाती है, जैविक ऊर्जा और बायो अपशिष्टों से जो बिजली बनाई जाती है, वो है हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। भारत धूप, जल और जीवभार साधनों में समृद्ध है तथा भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा के संसाधनों के विकास के लिए बहुत कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा।
परमाणु या आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब एक ऐसा परिवर्तन किया जाता है जो कि ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो परमाणु ऊर्जा क्या है? अणुओं की संरचना में परिवर्तन करके जैसे हम ऊर्जा बनाते हैं, अगर हम थोड़ा सा विखंडन की गति को तेज कर देते हैं तो उससे हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं, और विखंडन की गति स्लो करते हैं तो हम ऊर्जा बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, है ना। और ये इसके लिए हमें ज़रूरत होती है यूरेनियम और थोरियम की। तो यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम तो पाया जाता है झारखंड में, है ना, और थोरियम राजस्थान में बहुत अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा केरल में समुद्र के किनारे रेत पाई जाती है जिसका नाम है मोनोजाइट, उसमें भी अच्छा खासा थोरियम पाया जाता है, और इन चीज़ों को हम आणविक ऊर्जा बनाने में उपयोग करते हैं। भारत के मानचित्र 6 परमाणु और ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाई गई है, तो एक बार देख लो क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। देखो हमारे यहाँ पे 6 आणविक ऊर्जा संयंत्र हैं जो अभी काम कर रहे हैं, है ना। और ये 6 कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा, ऊपर की तरफ से चलो, उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरपारा, और महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, और तमिलनाडु में कलबक्कम। ऊपर की तरफ से चलोगे तो याद होंगे, नरोरा यूपी में, फिर राजस्थान में रावत भाटा, फिर गुजरात में काकरपारा, फिर महाराष्ट्र में तारापुर, और फिर कर्नाटक में कैगा, और फिर तमिलनाडु में कलपक्कम, है ना। ये हमारे 6 आणविक ऊर्जा के संयंत्र हैं। तापीय ऊर्जा तो आप देख सकते हो, कोयले को जलाकर, तो लगभग पूरे भारत में कोयले को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। बैक क्यों कर दिया मैंने? अब हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पे सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो धूप को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए विधि कौन सी है? फोटोवोल्टिक विधि। थोड़े नाम याद रख लीजिएगा, इनको समझने की जरूरत नहीं है बस हमें। भारत में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े परंपरागत ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान करेगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। मतलब सौर ऊर्जा के उपयोग से हम उपलों का प्रयोग कम कर देंगे। गांव में देखो ऐसा कोई बैटरी सी लगा दी जाती है और इससे फिर बल्ब जला दिया जाता है। ये देखो सौर प्लेट्स लगा दी गई है और ये चार्ज हो जाती है दिन में, और रात को इससे आराम से बल्ब जला लिया जाता है ना। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक है। सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा हमारे अभी पैदा की जा रही है वह तमिलनाडु में है ना, और एक पेटी बना दी गई है तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के फार्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। हमारे रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में भी, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं और अच्छा हम उत्पादित भी कर रहे हैं। तो पवन ऊर्जा के लिए दोस्तों ऐसी पवन चक्कियाँ लगा दी जाती है, आपने देखी भी होंगी। अगर आप सीकर निवासी हैं तो हमारे सीकर में भी, हमारे हर्ष पर्वत पे ऐसी पवन चक्कियाँ लगाई गई है जो हवा के साथ में ऐसे घूमती रहती हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा पेंट? जो हवा के साथ में यूँ घूमती रहती है और घूमने से इनमें विद्युत पैदा होती रहती है ना। तो इस तरह से पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग के घरेलू उपयोग से उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। जो भी हमारे घरेलू कचरा होता है ना, उसका अपघटन किया जाता है और उससे गैस उत्पन्न की जाती है, जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र। भारत में गोबर गैस प्लांट, गोबर से भी गैस बना सकते हैं, उन्हें हम गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करता है, एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, है ना। जब भी हम बायोगैस उत्पन्न करते हैं तो उसका जो अपघटन करते हैं तो एक तो गैस उत्पन्न होती है, उस गैस को हम घरेलू उपयोग में यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो उसका बायो अपशिष्ट होता है
उससे हम उर्वरक भी बना सकते हैं खेतों के लिए, तो दोनों तरह से उपयोगी होती है। बायोगैस अब पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है और यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है तथा उपलो तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी क्या करता है, रोकता है। इस तरह के टैंक बना दिए जाते हैं, इसमें पूरे गांव का कचरा डलवा लिया जाता है और फिर उससे गैस उत्पन्न की जाती है और उस गैस की सप्लाई फिर घरों में कर दी जाती है। अब है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों के प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाकर उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार के भीतर पानी भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही यह रह जाता है और बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहा दिया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। मतलब समुद्र में जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर जाता है और जब भाटा आता है तो पानी नीचे उतरता है। तो अब जब ज्वार आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बांध बना के रुकावट करके इस पानी को यहीं पे रोक लिया जाता है ना, और फिर इसके गेट बंद कर दिए जाते हैं, है ना। जब ज्वार आता है तब बाकी पानी तो चला जाता है, लेकिन इसके गेट बंद होते हैं, इसको रोक दिया जाता है। ज्वार के जाने के बाद में यहाँ पे लगा दिए जाते हैं टरबाइन, है ना, और फिर इस पानी को तेज गति से पाइपों के द्वारा बहाया जाता है। जैसे यह पानी बहेगा तो टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। इस तरह से ज्वार के पानी से विद्युत उत्पादन की जाती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जहाँ समुद्र होगा वहीं तो ये उत्पन्न की जा सकेगी ज्वारीय ऊर्जा, तो आप समझ जाइए, है ना। पश्चिमी तट पे गुजरात और पश्चिमी बंगाल में समुद्र सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर वाले ताप से उत्पन्न की जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो अंदर जो ताप होता है उससे उत्पन्न कर रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ में पृथ्वी की प्रागामी ढंग से तप्त होती है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं पृथ्वी गर्म होती है, वहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है। वहाँ उथली गहराइयों में अधिक तापमान पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर है जो तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा अवशोषण करके तप्त हो जाता है। जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भूमिगत जल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उस तापमान की वजह से। यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है और उस तापमान मतलब उस जगह जो पानी पाया जाता है वह भी बहुत गर्म हो जाता है और वह इतना गर्म हो जाता है कि वह भाप बन जाता है। अब भाप बन के वह वापस बाहर की ओर निकलेगा और जहाँ से वह बाहर की ओर निकल रहा है वहाँ पे टरबाइन लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे उससे क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग करता है। आपने देखे होंगे कि पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी के सोते आ रहे हैं या फिर गर्म गैस के फुहारे आ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक योजनाएं शुरू की गई हैं। ये याद रख लो, अभी तक बहुत कम है भूतापीय ऊर्जा की परियोजनाएं। एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट गर्म पानी का झरना पाया जाता है वहाँ पे, और दूसरी लद्दाख की पूगा घाटी में भी गर्म पानी के सोते पाए जाते हैं वहाँ पे। 2 जगह हम अभी भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, नोट्स बना लेना। अब लास्ट टॉपिक है ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता होती है। ऊर्जा के संरक्षण की प्रोन्नति, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है और हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन, हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी ऊर्जा बचा सकते हैं कि हर जगह अपनी पर्सनल कार नहीं लेके जाए, पब्लिक जो व्हीकल्स होते हैं उनका उपयोग करें। जब प्रयोग में नहीं आ रही हो तो बिजली बंद करें कि कमरे से बाहर निकल रहे हैं, बल्ब, पंखा सब चालू है उसको बंद करके निकलें। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से, जैसे कि 5 स्टार जो रेटिंग वाले उपकरण होते हैं वो ही यूज़ करें क्योंकि उनमें बिजली बहुत कम यूज़ होती है। ये नहीं पुराने पंखे, पुराना जो
फ्रिज वगैरह है वो यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजली ले खींचते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके हम छोटा सा अपना योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। हम ऊर्जा बना तो नहीं सकते क्योंकि ऊर्जा तो हमें प्रकृति बना के देती है, लेकिन बचत करके भी हम ऊर्जा का उत्पादन के बराबर ही वो सेम ही कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। तो आज के लिए घड़ा चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ और आखिरकार हमने चौथा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब पांचवा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे बचे हैं 2 चैप्टर, विनिर्माण उद्योग वाला बचा है और क्या रह गया, एक चैप्टर और बचेगा, है ना। तो 2 चैप्टर बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।